मैं कहा तुमको फिल्टर लगा ली घर में बैठ के अच्छा से। चलिए, अरे हल्ला नहीं। आप लोग आहार नाल में सबसे पहले क्या पढ़े थे? मुख पढ़े थे। मुख के बाद आपने इसके अंदर जो रहता है दांत, जीभ, लार ग्रंथि, ये सब के बारे में पढ़ा था। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? ग्रसनी। इसके बाद आपने ग्रास नली भी पढ़ लिया था, ये ना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो अमाशय को पढ़ने वाले हैं। तो अमाशय क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। सबको अमाशय लिख करके डैश दे दिए। देखिए, अमाशय जो होता है वो 3 भाग में बटा होता है। कितने भाग में ये बटा होता है? तो 3 भाग में, कॉर्डिएक, पुंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, अमाशय 3 भाग में बटा होता है, कॉर्डिएक, पुंडिक और पाइलोरिक। कॉर्डिएक, पुंडिक और पाइलोरिक। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? जो अमाशय का भीतरी दीवार होता है, अमाशय का जो भीतरी दीवार होता है वो स्तंभाकार कोशिका का बना होता है, जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। बात समझ में आया हम क्या बोले? और इसमें कई सारा गड्ढा पाया जाता है, तो उस गड्ढा को हम लोग अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और ये जठर ग्रंथि जो है ये 3 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? तो श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस, उसके बाद मुख्य या जैमोजीन, मुख्य या जैमोजीन, और एक है आपका भित्तीय या अम्लजन। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? सबसे पहले आपको बोलना है कि अमाशय चौड़ी थैली नुमा संरचना होता है। अमाशय चौड़ी थैली नुमा संरचना होता है जो 3 भाग में बटा होता है, कार्डियक, पुंडरिक और पाइलोरिक। हो जाएगा यहाँ तक में? अमाशय का भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जठर ग्रंथि या फिर अमाशय ग्रंथि कहते हैं। और ये जठर ग्रंथि 3 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है, श्लेष्मा या म्यूकस, भित्तीय या अम्लजन और मुख्य या जैमोजीन कोशिका। और ये तीनों आपस में मिल करके अमाशय रस या फिर जठर रस का निर्माण करता है। हम क्या बोले? बात समझ में आया? तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? आपको नाम याद रखना पड़ेगा, कॉर्डियक, पुंडरिक, पाइलोरिक, और जो अमाशय रस, अमाशय ग्रंथि जो 3 भाग में बटा हुआ है उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो श्लेष्मा या म्यूकस, उसके बाद भित्तीय या अम्लजन और मुख्य या जैमोजीन कोशिका। और ये तीनों आपस में मिलकर के किसका निर्माण करता है? तो जठर रस का निर्माण करता है। आया समझ में? और ये जो जठर रस है ये भी 3 प्रकार के रस से मिलकर बना होता है। तो पहला हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस, और तीसरा होता है निष्क्रिय पेप्सनोजेन। ये निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। और उसी प्रकार से ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इस निष्क्रिय पेप्सनोजेन को बदल देता है सक्रिय पेप्सिन में। किस में बदल देगा ये इसको? तो सक्रिय पेप्सिन में। बोलिए, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? कैसे बोलना है इसको ध्यान से समझिए। तो अमाशय में सबसे पहले लिखिएगा कि अमाशय चौड़ी थैली नुमा संरचना होता है। अमाशय चौड़ी थैली नुमा संरचना होता है जो 3 भाग में बटा होता है, कॉर्डियक, पुंडरिक और पाइलोरिक। हो जाएगा यहाँ तक में? अमाशय का भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? तो जठर ग्रंथि या फिर अमाशय ग्रंथि कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? तो श्लेष्मा या म्यूकस, भित्तीय या अम्लजन और मुख्य या जैमोजीन। आया समझ में?
और इन तीनों आपस में मिलकर के किसका निर्माण करता है, तो जठर रस का निर्माण करता है। और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा या म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सनोजेन होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सनोजेन को किस में बदल देता है, पेप्सिन में बदल देता है, जिसे हम लोग पेप्टोन कहते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा? चलिए तब बोल के दिखा दीजिए, बहुत दिन से सुने नहीं है। कौन बोलेगा? हो गया? लिखिए, अमाशय चौड़ी थैली नुमा संरचना होता है। अमाशय चौड़ी थैली नुमा संरचना होता है। चौड़ी थैली नुमा संरचना होता है। चौड़ी थैली नुमा संरचना होता है। चौड़ी थैली नुमा संरचना होता है जो 3 भाग में बटा होता है। चलिए 1 2 3 करके लिख लीजिए। कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक, जो 3 भाग में बटा होता है। हो गया? हाँ उसी में नहीं, लाइन चेंज करके लिखिए। अमाशय का भीतरी दीवार में एपिथेलियम होगा। एपिथेलियम, अमाशय का भीतरी दीवार एपिथेलियम, अमाशय का भीतरी दीवार एपिथेलियम स्तंभाकार, एपिथेलियम कोशिका का स्तंभाकार होता है। अमाशय का भीतरी दीवार में एपिथेलियम कोशिका का स्तंभाकार रचना होता है। स्तंभाकार रचना होता है। स्तंभाकार रचना होता है। जो जगह जगह धंसा हुआ होता है। जो जगह जगह धंसा हुआ होता है। जो जगह जगह धंसा हुआ होता है। और ये कोशिका अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। और ये कोशिका अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। और ये कोशिका अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। जो 3 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनती है। जो 3 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनती है। चलिए तीनों को लिख लीजिए 1 2 3 करके। श्लेष्मा या म्यूकस, भित्ते या अम्लजन और मुख्य या जैमोजीन। ये 3 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनती है। तीनों को लिखिए। पहला लिखिए श्लेष्मा या म्यूकस, दूसरा लिखिए भित्ते या अम्लजन और तीसरा लिखिए मुख्य या जैमोजीन। हो गया? जल्दी लिखिए।
अम्लजन लिखा गया। अम्लजन साथ में लिखिएगा, जैमोजीन। हो गया। चलिए लाइन चेंज करके लिखिए। ये कोशिकाएं जठर रस का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं जठर रस का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं जठर रस का निर्माण करती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा या म्यूकस, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस एवं निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। एवं निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन आधा पो है ये, और ये नो है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, जो भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके पेप्टोन का निर्माण करता है। जो भोजन के प्रोटीन पर काम करके पेप्टोन का निर्माण करता है। क्या चीज़? जो भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, जो भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके पेप्टोन का निर्माण करता है। भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके पेप्टोन का निर्माण करता है। हो गया। चलिए अब अगला लिखिए, छोटी आंत। समझिए छोटी आंत क्या होता है। तो इसमें आप लोगों को बोलना है, इसका नाम है केवल छोटी है, जबकि ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत होता है, जिसका कुल लंबाई 6 मीटर होता है और इसका चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। बात समझ में आया? जो 3 भाग में बटा होता है, पहला गृहिणी, जेजुदम और इलियम। आया समझ में? और भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो इसी में होता है, छोटी आंत में ही होता है। भोजन का पूर्ण पाचन अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। आया समझ में? और इससे जुड़ा हुआ कई सारा रचना जुड़ा होता है, जैसे कि अग्नाशय, यकृत, जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि हम कह सकते हैं इसको, अग्नाशय, यकृत, पित्तवाहिनी, ये सब इससे जुड़ा होता है, जो भोजन को पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। और यहीं पे जो जटिल अघुलनशील भोजन है वो बदल जाता है किसमें? तो सरल
और घुलनशील भोजन में बदल जाता है। और इस अवस्था में भोजन काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, तो मिहीन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो चाइल्ड कहते हैं। आया समझ में यहाँ तक में? कैसे बोलना है इसको फिर से समझिए। छोटी आंत के बारे में लिखिएगा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसका लंबाई 6 मीटर तक होता है और इसका चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर का होता है। हो जाएगा। छोटी आंत 3 भाग में बटा होता है, गृहिणी, जेजुनम और इलियम। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा किसी को। छोटी आंत से जुड़ा कई सारा रचना होता है, जैसे अग्नाशय, यकृत, पित्तवाहिनी इत्यादि। हो जाएगा यहाँ तक में। फिर इसी में लिखिएगा, ये सब रक्त मिल करके कई सारा एंजाइम्स का निर्माण करता है, जो भोजन का जटिल और घुलनशील अणु को सरल और घुलनशील अणु में बदल देता है। और इस अवस्था में भोजन और भी ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो चाइल्ड कहते हैं। आया समझ में? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? कैसे बोलने के बाद फिर से समझिए। छोटी आंत में आपको लिखना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, जहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत का लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। क्लियर है यहाँ तक में? फिर इसमें लिखिएगा, छोटी आंत 3 भाग में बटा होता है, गृहिणी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत से जुड़ा कई सारा रचना होता है, जैसे यकृत, अग्नाशय, पित्तवाहिनी इत्यादि। और विभिन्न एंजाइम्स के द्वारा भोजन का यहाँ पे क्या होता है, पाचन होता है। और इसी अवस्था में भोजन और भी ज़्यादा महीन चूर्ण में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो चाइल्ड कहते हैं। और अब ये कहाँ पहुँचेगा, तो बड़ी आंत में पहुँचेगा। और बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार से हम लोग का शरीर से कहाँ आ जाएगा, बाहर। आया समझ में? चलिए लिखिए। दिक्कत नहीं ना है, केवल आप लोगों को ये प्रकार याद रखना है, तभी आप लिख पाइएगा। लिखिए, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जहां भोजन का पूर्ण पाचन होता है। जहां भोजन का पूर्ण पाचन होता है। जहां भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यह 6 मीटर लंबा, यह 6 मीटर लंबा, हाँ, पूर्ण पाचन होता है। जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ये 6 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। हो गया? 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये 3 भाग में बटा होता है। ये 3 भाग में बटा होता है। 1 2 3 करके लिखिए। गृहिणी, जेजुनम, इलियम। फिर लिखिए, तीनों लिख लिए। फिर उसके बाद लिखिए, इससे जुड़ा, हाँ, इससे जुड़ा कई रचना होते हैं। इससे जुड़ा कई रचना होते हैं, जैसे अग्नाशय, यकृत, पित्तवाहिनी इत्यादि। पित्तवाहिनी इत्यादि, जैसे अग्नाशय, यकृत, पित्तवाहिनी इत्यादि। पैरा चेंज करिए। विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा विभिन्न एंजाइमों के द्वारा भोजन का जटिल एवं अघुलनशील अणु, भोजन का जटिल एवं अघुलनशील अणु
विभिन्न एंजाइमों के द्वारा भोजन का जटिल एवं अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणु में बदल जाता है। सरल घुलनशील अणु में बदल जाता है। इस अवस्था में भोजन और भी ज़्यादा तरल हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। और भी ज़्यादा तरल हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। भोजन और भी ज़्यादा तरल हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। हो गया। अगला लिखिए बड़ी आंत। आप ही आ रहा है। अभी बोलेंगे चलिए घूमने, बस सबका नींद उड़ जाएगा। बड़ी आंत को ध्यान से समझिएगा। तो छोटी आंत का अगला भाग कौन होता है? तो बड़ी आंत होता है। दोनों के मध्य में एक नली पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? तो सीकम कहते हैं। और ये दो भाग में बटा होता है, पहला कोलन और दूसरा हो जाता है मलाशय या फिर रेक्टम। और फिर से कोलन तीन भाग में बटा होता है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और तीसरा अधोगामी कोलन। और ये अधोगामी कोलन आगे जा करके खुलता है रेक्टम में, और रेक्टम आगे जा करके आपका मलद्वार में, और मलद्वार से होते हुए जो भी अपचा भोज्य पदार्थ होता है वो शरीर से कहाँ निकल जाता है? तो बाहर निकल जाता है। खत्म। हाँ, इतना लिखिएगा और इतना चित्र बनाइएगा, तब आपको नंबर कितना मिलेगा? 5। बात समझे? इतना आप लोगों को करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अन्यथा आप इस 5 नंबर से हाथ को धो बैठिएगा। ठीक है? तो किस प्रकार से बड़ी आंत में आपको बोलना है उसको ध्यान से समझिए। तो छोटी आंत का अगला भाग बड़ी आंत होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सीकम कहते हैं। बात समझ में आया? छोटी आंत का अगला भाग बड़ी आंत होता है, और दोनों आंत के बीच में एक नली पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो सीकम कहते हैं, जोड़ पे। और बड़ी आंत दो भाग में बटा होता है, पहला कोलन और दूसरा मलाशय या रेक्टम। कोलन फिर से 3 भाग में बटा होता है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। और ये अधोगामी कोलन आगे जाकर के रेक्टम में खुलता है, जो आगे जाके कहाँ खुलेगा? मलद्वार में। और समय समय पे अपचा भोजन या पेय पदार्थ को शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। खत्म हो गया। आया समझ में? लिखिए। छोटी आंत का अगला भाग बड़ी आंत होता है। छोटी आंत का अगला भाग बड़ी आंत होता है। छोटी आंत का अगला भाग बड़ी आंत होता है। छोटी आंत का अगला भाग बड़ी आंत होता है। वह छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली पाया जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली पाया जाता है, जिसे सीकम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली पाया जाता है, जिसे सीकम कहते हैं। बड़ी आंत दो भाग में बटा होता है,
बड़ी आंत दो भाग में बटा होता है। पहला लिखिए मल द्वार या रेक्टम, पहला लिखिए मलाशय या रेक्टम। कोलन दो भाग बड़ी आंत दो भाग में बटा होता है। पहला लिखिए मलाशय या रेक्टम, मलाशय या रेक्टम। दूसरा लिखिए कोलन, दूसरा लिखिए कोलन, और फिर कोलन में ही हाँ पहला पहले लिखिए आप मलाशय या रेक्टम, फिर दूसरा नंबर में लिखिए कोलन, और फिर कोलन में लिखिए डैश दे करके। कोलन 3 भाग में बटा होता है, कोलन 3 भाग में बटा होता है। 1 2 3 करके लिखिए। कोलन 3 भाग में बटा होता है। 1 2 3 करके लिखिए। कोलन 3 भाग में बटा होता है। अब कोशिश करिएगा कि आप लोग जो 1 2 3 करके लिखते हैं तो एक लाइन में एक को लिखा करिएगा। इससे क्या होगा, कॉपी थोड़ा सा फैल फैल लगेगा, साफ साफ लगेगा। 1 2 3 करके लिखिए। पहला लिखिए ऊपरीगामी कोलन, दूसरा लिखिए अनुप्रस्थ कोलन, और तीसरा लिखिए अधोगामी कोलन। और फिर अधोगामी कोलन में डैश दे करके लिखिए। हो गया तीनों? अधोगामी कोलन में डैश दे करके लिखिए। ये आगे चलकर रेक्टम में खुलता है, ये आगे चलकर रेक्टम में खुलता है। ये अधोगामी में डैश दे करके लिखना है। ये आगे चलकर रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार, जो अंत में ये आगे जाके हाँ ये आगे जाकर के रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार से होते हुए शरीर से बाहर खुलता है, जो अंत में मल द्वार से होते हुए शरीर के बाहर खुलता है। हो गया? और समय समय पर मल द्वार के बाद मल द्वार में खुलता है, और समय समय पर अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है तो हम लघु और लॉन्ग का हम पढ़ के बता देते हैं आप लोग को। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो क्या ये नहीं बनेगा? रुक जाइए, बाद में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे अंदर का चैप्टर तो आप लोगों से बन जाएगा। पोषण का परिभाषा दे, ये भी हो जाएगा। स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, ये भी आपके फेयर कॉपी में लिखा होगा। पर पोषण से आप क्या समझते हैं, मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, प्राणी संपोषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, ये सारा आपसे बन जाएगा। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, ये भी हो जाएगा। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि है, ये भी बता लीजिएगा। अमाशय कितने भाग में बटा होता है, उसके नाम लिखे। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और ये कितने भाग में बटा, क्या ये सब बताना पड़ेगा हमको, खुद से बता लीजिएगा। फिर लॉन्ग में पूछा गया कि पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण के विधियों का उल्लेख करें, क्या ये लिखना पड़ेगा? बताते तो शुरू में पोषण पूरा लिखना पड़ेगा टोटल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं, तो नहीं समझा पाइएगा प्रकाश संश्लेषण। एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सिद्ध करिए, नहीं कर पाइएगा सिद्ध। और इसी में एक क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, साबित करिए एक प्रयोग के द्वारा। हो जाएगा ना? हाँ दोनों बताए हैं। अमीबा का भोजन किया इसमें पोषण कैसे होता है, नहीं लिख पाइएगा। मनुष्य के आहार नाल का रचना बताइए, कर लीजिएगा। मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रिया का वर्णन करिए, हो जाएगा ये भी। मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, केवल चित्र बनाना है, नहीं हो पाएगा, खत्म। शॉर्ट भी खत्म, वेरी शॉर्ट भी खत्म, काम खत्म। इसको आप लोग को खुद से करना है, हम नहीं करवाएंगे। चैप्टर आप लोग पढ़े हुए हैं अच्छा से, और चैप्टर का एक एक टॉपिक से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप लोग को इसको कर लेना है। बात समझ में आया? और इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा।